हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो आपका समतल दर्पण होता है यानी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था और ये देखा था कि इन केसेस में किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्शन करता है। हमने इनके डायग्राम्स पढ़े थे और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये हमने जाना था। इसके बाद हमने जो आपके मिरर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ फॉर्मूले देखे थे और उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और आपका जो आगे का टॉपिक है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे जो आपको कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो आपका मुख्य फोकस है या प्रिंसिपल फोकस है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। किसके केस में? अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तित सतह या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? कर्व होती है। ठीक है, कर्व होती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो आंतरिक सतह है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और बाह्य सतह है आपकी पॉलिश्ड होती है। अब इस केस में आपको प्रिंसिपल फोकस बताना है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस की, तो इस केस में प्रिंसिपल फोकस वह बिंदु है, वह पॉइंट है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है? वह बिंदु है, वह पॉइंट है इस दर्पण के, यानी जो आपका कॉनकेव मिरर है इसके आगे एक ऐसा बिंदु है जहां पे वह किरणें जो कि वो रेज जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो आपका मुख्य अक्ष है उसके समानांतर है, वो परावर्तन के बाद जहां से गुजरती है उस बिंदु को हम जो है फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इस केस की बात करें, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो कॉनकेव मिरर में जो है आपका जो फोकस होता है वो आपका फ्रंट में हो। ठीक है, तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिस पर सभी प्रकाश किरणें जो अक्ष के समानांतर और करीब होती हैं अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित हो जाती है। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस है वो पॉइंट है जहां से जो आपकी रेज है, जो आपकी किरणें हैं, जो कि आपके प्रधान अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है, वो टकरा के गुजरती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद गुजरती है और कन्वर्ज होती है, अभिसरित होती है। इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आपके पास एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दी गई। आपको ये बताना है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, यानी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको आर की वैल्यू दी गई है और एफ निकाल। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कितनी दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 20 सेंटी। आपको क्या निकालना है, आपको फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी आपको निकालनी, जिसे आप एफ से डिनोट करते। अब आपको इन दोनों के बीच का एक रिलेशन पता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, जो क्या होता है, जैसे कि हमने जो है पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जो है आपका एफ बराबर होता है आर बाय टू। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो आर है वो बराबर होता है आपका ट्वाइस ऑफ एफ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आर दिया गया है, तो आप आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है, 20/2, तो कितना आया आपका, 10 सेंटीमीटर। यानी इस केस में जो आर की वैल्यू है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको दिया गया है, सॉरी एफ की जो वैल्यू है, ठीक है, एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यानी फोकल लेंथ फोकल दूरी कितनी है आपकी, 10। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसे आप नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी आपको ऐसा दर्पण, ऐसे मिरर का नाम बताना है जिससे बड़ी और सीधी इमेज बनती। तो बच्चों अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के दर्पण हैं, दो मिरर है, जो कि आप जानते हैं अवतल और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, क्या है आपके पास, कॉनकेव है और आपके पास जो है वो है कॉन्वेक्स, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है और उत्तल दर्पण आपका कुछ इस तरीके का होता है। यानी वह दर्पण जिसकी बाह्य सतह जो है वो पॉलिश्ड होती है और जो आंतरिक सतह है या इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक सतह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। वहीं उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी जो है आंतरिक सतह जो है वो आपकी पॉलिश्ड होती है और बाह्य सतह कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है आपका जो आपका कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो बाह्य सतह है वो कैसी है, पॉलिश्ड है। ठीक, सॉरी, बाह्य सतह कैसी है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो इसकी आंतरिक सतह है वो कैसी है, पॉलिश्ड है, पॉलिश किया गया। तो यानी कि हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव की आंतरिक सतह जो है वो परावर्तक सतह है, वहीं कॉन्वेक्स की जो बाह्य सतह है वो परावर्तक सतह। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन दोनों केसेस में जो है जो आपके किरण आरेख है वो पढ़े थे, डायग्राम्स पढ़े थे, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है या जो आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, जो ये आपका उत्तल दर्पण है, इससे आपकी हमेशा सीधी और बड़ी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, सीधी और आपकी, सॉरी, इससे आपकी हमेशा कैसी इमेज बन रही है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण से कैसी इमेज बन रही है, आपकी सीधी इमेज बन रही है। ठीक है, सीधी बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, छोटी। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो इमेज बन रही है वो बड़ी भी बन रही है, छोटी भी बन रही है, सीधी भी बन रही है, उल्टी भी बन रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की, तो यही वो केस है जिसमें आपके पास एक एनलार्ज, सीधी भी बन रही है और बड़ी इमेज भी बन रही है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इमेज सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, लेकिन बड़ी नहीं बनती, छोटी बनती। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है,
Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? यानी हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं या उसमें उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि हमारे पास दो तरीके के दर्पण हैं, एक आपका कॉनकेव है, दूसरा आपका कॉन्वेक्स है। एक को आप अवतल दर्पण कहते हैं, दूसरा आपका उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में के केसेस में आपने देखा था कि आपके पास आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है आपको, और आपको इमेज सीधी भी मिलती है और उल्टी भी मिलती है। लेकिन जो सीधी इमेज होती है वो आपको बड़ी, जो आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसके केस में आपको हमेशा इमेज जो है बड़ी छोटी हर तरीके की मिलती है। ठीक है, यानी बड़ी भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, जैसी आपकी कंडीशन। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के केसेस में जो आपकी जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, यानी आभासी बनती है, और हमेशा एक सीधी यानी इरेक्ट इमेज बनती है और छोटी इमेज बनती है। यही कारण है कि जो आपकी गाड़ियां होती है, गाड़ियों के जो शीशे होते हैं या रियर व्यू मिरर होते हैं जिनसे आप पीछे का देखते हैं, उनको हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हमेशा जो है आभासी इमेज बनाती है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाती है, यानी आपको प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, यानी वो आपको किसी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, ये हमेशा सीधी इमेज बनाती है, इरेक्ट सीधी इमेज रहती है। और तीसरा, ये छोटी इमेज बनाती है। छोटी इमेज बनाने के कारण क्या होता है, जो आपका ये दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये काफी बड़ा जो एरिया है, काफी बड़ा जो क्षेत्र है, उसका प्रतिबिंब आपको बना के देती है, जिस कारण आपको आसानी होती है कि आप जो पीछे कैसा ट्रैफिक है, पीछे रोड में क्या है, ये आप आसानी से देख पाते। ठीक है, यानी गाड़ी के पीछे क्या क्या चीजें हैं, कैसा ट्रैफिक है, वो आप आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि हम कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो है आपकी जो है उल्टी इमेज बनती है, सीधी इमेज, रियल, वर्चुअल, हर तरीके की बनती है, लेकिन वहां एनलार्ज यानी बड़ी इमेज बनती है। बड़ी इमेज बनती है तो आप अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें जो है पीछे का जो हिस्सा है, ट्रैफिक के पीछे का जो हिस्सा है, वो नहीं दिखाई देगा, उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा जितना कॉन्वेक्स में दिखाई देता है, उत्तल में दिखाई देता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। We prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles because of two reasons. A convex mirror always produces an erect image of the object. हम जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है रियर व्यू मिरर के तौर पे इसलिए करते हैं क्योंकि पहला, ये हमेशा एक सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाता है। द इमेज फॉर्म ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज इसके द्वारा बनाई जाती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। वस्तु का जो आकार है उससे छोटी ये इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। Due to which convex mirror give a wide field of view of the traffic behind। अब जिस कारण क्या होता है, जो गाड़ी के पीछे का हिस्सा है या पीछे जो ट्रैफिक है वो काफी अच्छे से उसका व्यू हमें दिखाई देता है, उसका विस्तृत दृश्य आपको दिखाई देता है। A convex mirror enables the driver to view such larger area of the traffic behind him। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसके माध्यम से ड्राइवर काफी अच्छे से पीछे का जो ट्रैफिक है उसे देख पाए। हम वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण के दो कारणों से वरीयता देते हैं। पहला है, उत्तल दर्पण सदैव जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, इरेक्ट। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में अत्यधिक छोटा या बहुत छोटा होता है। ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा जो है आपकी जो इमेज बनती है बहुत ही छोटी बनती है, जिसके कारण उत्तल दर्पण पीछे के यातायात का एक विस्तृत दृश्य देता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि पीछे जो ट्रैफिक है वो कैसा है, काफी अच्छे से हमें काफी अच्छे एरिया का हमें उसका दृश्य दिखाई देता है। एक उत्तल दर्पण चालक को उसके पीछे के यातायात
इतने बड़े क्षेत्र में देखने में सक्षम बना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे आपको एफ निकालना है, आर आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ऐसा ही इस क्वेश्चन को करना है। इसमें भी आपको जो है आर दिया गया है, आपको एफ निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्व, वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 32। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ, आर आपको दिया गया है, आपको फोकल दूरी निकालनी है, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है? किस फॉर्मूले के माध्यम से आप यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे? जीआईसी पौड़ीखाल, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए। वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? कौन से फॉर्मूले के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम अंबिका। अच्छा अंबिका बेटा, आप बताइए कि किस फॉर्मूले के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आपका आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है? मैम 2 पाई आर को 32 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। 2 पाई आर को 32 से मल्टीप्लाई करके? यस मैम। अच्छा 2 पाई आर क्या होता है आप ये बताइए पहले, किसका फॉर्मूला है ये? हाँ यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, उसके आपको आर की वैल्यू दी है। आर क्या है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल दूरी निकालनी है। हम यहाँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप जो है दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बेसिकली अभी परावर्तन का ही कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया है और उसके ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आर की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है। आप जो बता रहे हो वो आपका सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, वो आपका इसमें यूज नहीं है, ठीक है, कि वो आपका सर्कल का पेरीमीटर है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एफ की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, वो है आपका जो आपका आर होता है ये 2f के बराबर होता है, ठीक है। आर क्या है आपका, जो आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है, चाहे आपको कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, चाहे आपका अवतल दर्पण है, उसमें ये जो है रिलेशन जो है आपका वैलिड होता है। आर बराबर 2f, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। आप चाहे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप अगर एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एफ बराबर r/2, ठीक है बेटा, बैठ जाइए। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है वो f इक्वल्स टू r/2 है। आपको यहाँ पे जो है r की वैल्यू दी गई है, ठीक है, r का मान आपके पास है, f आपको निकालना है। तो f बराबर r कितना है, 32/2, तो ये आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो आपका f की वैल्यू आई है यानी फोकल लेंथ आया वो कितना आया है, 16 सेंटीमीटर यानी 16 सेंटीमीटर। तो आपका अगला प्रश्न है, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. आपके पास एक अवतल दर्पण है
और वो एक जो है प्रतिबिंब बनाता है जो कि बड़ा है, 3 गुना बड़ा है वस्तु की आकार से, 3 गुना बड़ा है। और कैसी इमेज बना रहा है, कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और ये जो वस्तु है ये दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी, यानी जो आपका दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इस वस्तु को रखा गया है। आपको ये बताना है कि जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा। यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि आपको जो है ये बताया गया है कि मैग्निफिकेशन कितना है, m कितना है, ठीक है, जो आपका आवर्धन है वो कितना है, ये आपको दिया गया है। दूसरा, आपको u की वैल्यू दी गई है, u का मान दिया गया है क्योंकि वस्तु कहाँ पे रखा है ये बताया गया है, तो u का मान आपको दिया गया है, आपको v निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको मैग्निफिकेशन दिया गया है, आपको आवर्धन दिया गया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आवर्धन है वो कैसा है, किसका है, वास्तविक प्रतिबिंब का, ठीक है, रियल इमेज का। और जो आपकी रियल इमेज होती है, जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, कॉनकेव मिरर हम आपने पढ़ा है, अवतल दर्पण क्या होता है, इससे किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे कैसे केसेस होते हैं, ये हमने देखे। और आपने ये भी देखा था कि जो आपका अवतल दर्पण होता है इसी के माध्यम से एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक जो आपका आभासी प्रतिबिंब है वो भी बनता है। तो आपको ये बताना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है, इरेक्ट बनता है या फिर इन्वर्टेड बनता है। जीआईसी पौड़ीखाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बताया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं जब भी रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वो इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। और हमने ये देखा था जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसके लिए जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो नेगेटिव आता है, ठीक है, यानी क्योंकि ये इमेज कैसी है, रियल है, वास्तविक है, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, वो आपका -3 आएगा। m की वैल्यू क्या आएगी, -3। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान पे रखना है, तभी आपका न्यूमेरिकल ठीक हो। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है, एक रियल इमेज है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, अवतल दर्पण के द्वारा। और रियल इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक और उल्टी। तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है। अब दूसरा आपको दिया गया है कि दर्पण के आगे वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी आपको u की वैल्यू दी गई है। अब u की वैल्यू की बात करें, आपका ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, फ्रंट में, फ्रंट में यानी इस साइड। और इस साइड पे जो आपका डिस्टेंस है, दूरी, हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, यानी -10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, आवर्धन का आपका फॉर्मूला है, आपने 2 फॉर्मूले देखे थे, एक आपका हाइट के बेस पे था और दूसरा आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के हिसाब से। तो जो दूसरा फॉर्मूला है m बराबर -v/u है, ठीक है, जो कि आपकी डिस्टेंस के बेसिस पे है, दूरियों के हिसाब से जो आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख देंगे, तो आपकी m कितना है, -3। v की वैल्यू आपको निकालनी है, u कितना है आपका -10, ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी -3 × 10, यानी -30 सेंटीमीटर, ये आपकी v की वैल्यू है। अब इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है,
दर्पण के सामने बन रहा है, या आप कह सकते हैं उसी साइड बन रहा है जिस साइड हमने वस्तु को रखा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से क्या पता चला कि लेफ्ट साइड में, फ्रंट में है, दर्पण के आगे सामने बन रहा है जहां पे वस्तु रखी है। तो नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे ये शो कर, ठीक है। तो आप लिखेंगे इमेज will be formed at a distance of 30 centimeter on the object side. प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपको सारे के सारे जो साइन हैं उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको साइन लेने हैं, क्योंकि साइन से ही सारी मिस्टेक्स हो जाती। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो आपका ये चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।